तो आज हम लोग बात कर लेते हैं त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल समझते हैं कि कंपनी बेसिकली क्या करती है। तो पहले कंपनी कुछ और ही थी, बट नाउ रिसेंट के 5 सालों में दे हैव पिवटेड इनटू प्योर प्ले क्रेन रेंटल कंपनी। ठीक है, तो बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, क्रेन्स खरीदती है और इनको रेंट करती है अलग अलग सेक्टर्स में। जैसे कि जो जो सेक्टर्स में हेवी लिफ्टिंग की जरूरत होती है, जैसे कि ऑयल एंड गैस, या फिर पीसी, या फिर आप या फिर कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन वाले एरियाज में। सो बेसिकली ये कंपनी अपने ट्रेन्स को रेंट करती है एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और उससे ही अपना रेंटल इनकम कमाती है। ओके, सो दिस इज बेसिकली व्हाट दिस कंपनी डज। वेरी सिंपल बिजनेस मॉडल। trains that are being rented by the company is crawler, फिर ट्रक मोल्टेड, फिर ऑल टेरेन क्रेन्स। सो बेसिकली जो मेंटेनेंस का खर्चा है ये भी यही कंपनी ही उठाती है। एंड एक बिजनेस हो और आपको क्रेन चाहिए, तो क्या आप करोगे कि आप इस कंपनी के पास जाओगे, आप बोलोगे कि भाई आप मेरे को क्रेन रेंट करो, लेकिन मेरे को आपको मेंटेनेंस के चार्जेस नहीं देने, आप बस मेरे एक मंथली रेंटल फीस फिक्स कर दो कि हाँ भाई मेरे को इतना देना है पर महीने, उसके बाद आप मेंटेनेंस का देख लो एंड सब कुछ कर लो। ओके, तो बेसिकली अगर मैं त्रिशक्ति वाला हूँ तो मैं बोलूंगा कि हाँ भाई ठीक है, आपको आप बस एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी फीस दो। हाँ, यहाँ से लेके जाने जो भी पार्ट्स का दिक्कत है, ये है वो है, वो सब मैं देख लूंगा, आप बस अपना काम करो। ओके, सो दिस इज व्हाट दिस कंपनी डज बेसिकली। बात आता है कि भाई आप, चलो आपके पास क्रेन तो है, आप बताओ आपके पास कितना क्रेन है और आप कितना केपेबल हो बड़े बड़े बिजनेसेस की जो ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक क्रेन मूवर कंपनी है, संघवी संघ में मूवर्स करके उसका नाम है। तो बेसिकली आप क्या अलग कर रहे हो। ओके, सो दिस कम्स इनटू क्वेश्चन। तो ये कंपनी बोलती है कि भाई हम हर एक सेक्टर के लिए क्रेन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इन्होंने गाइडेंस दिया था FY 25 में इनके पास 30 क्रेन्स होगी, FY 26 में 73 क्रेन्स होगी, एंड FY 28 जो है इसमें 150 क्रेन्स होंगे आपके पास। बट जब FY 26 का रिजल्ट आया तो हमें तो कंपनी ने बोला कि भाई अब हमारे पास वी हैव अराउंड 140 क्रेन्स। ठीक है, जबकि इनका टारगेट था 73 क्रेन्स का। तो आप देख सकते हो कि कंपनी ने बहुत बहुत ज्यादा कैपेक्स किया। क्यों? अब इसका पीछे है भाई, इसके पीछे आता है डिमांड एंड सप्लाई वाला सीन। ठीक है भाई, कंपनी के पास बहुत ज्यादा क्रेन्स की डिमांड आ रहे थे, एंड कंपनी को बहुत ज्यादा कैपेक्स करना पड़ा। एंड because of that their fleet size has increased more than what they guided for। ठीक है, कंपनी का अपग्रेड गाइडेंस है। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई अब चलो मैंने पिछले साल तो 140 क्रेन्स कर ली, अब इस साल मेरे को 200 प्लस क्रेन्स अपने इसमें लाना है। और यहाँ पे देख रहे हो कि कंपनी के पास इतने सारे क्रेन्स तो आ गए। ठीक है, लेकिन अगर आपका ये क्रेन जो है ये अगर 100% मतलब ये अगर कोई भी इस क्रेन का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, तो भाई आप इतने क्रेन के पीछे खर्चा क्यों कर रहे हो। तो देखो बेसिकली ये कंपनी जो है, कंपनी बोलती है कि इनका जो क्रेन्स है देर 100% कैपेसिटी पे इनका यूटिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि ये लोग नया क्रेन खरीद रहे हैं और संग संग उसको रेंट कर दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास इतना ज्यादा डिमांड है। ओके, नाउ अगर हम नंबर्स की बात कर ले तो नंबर्स इट इज रेवेन्यू जो है इनका FY 26 में इट वाज 90% से इन्होंने रेवेन्यू को ग्रो किया था। एबिटा को 22% से 22% से मार्जिन को 62% के आसपास रखा था। ओके, और पैट जो है, पैट को इन्होंने 7.2 करोड़, पैट इनका जो था FY 26 में इट वाज 7.2 करोड़ विच इज 116%। ठीक है, और पैट मार्जिन जो था इनका 24 के आसपास का था। 26 Q4 यानी मतलब FY 26 के एंड में। ठीक है, तो इन्होंने FY 27 का जो गाइडेंस है, इन्होंने FY 27 का गाइडेंस दिया था कि भाई हम रेवेन्यू में 60 से 65 करोड़ कर लेंगे, और FY 28 में 90 से 100 करोड़ चले जाएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी के केस में एबिटा मार्जिन जो है उनका 60-70% रहेगा, और ROC जो है 20-25% रहेगा। दिस वाज द ऑफिशियल गाइडेंस गिवन बाय मैनेजमेंट इन Q4 ऑफ 26 में। ठीक है, अब अगर हम इस क्वार्टर के नंबर्स को देखें तो ये क्वार्टर भी इस कंपनी के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर रहा है। ओके, एक चीज मैं भूल गया, विच वाज ऑर्डर बुक 60-65 करोड़ के आसपास का था इस कंपनी का। ठीक है, FY 26 के एंड में। नाउ इन FY 27 इन्होंने बोला कि ये इनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर है। जो रेवेन्यू है वो 252% से ग्रो किया है, विच इज 14 करोड़। तो अब
फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ध्यान रखना उसका बात कर रहा हूँ। अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें वो 16 करोड़ हुआ है, विच इज फ्रॉम जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द रेवेन्यू वो फ्रॉम अदर इनकम आया है। एंड जो इनका एबिटा है वो 10 करोड़ यानी कि 300 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। एंड मार्जिन्स जो है वो एबिटा मार्जिन जो है 64.7% है। जो इन्होंने गाइडेंस दिया था 60 to 70% के बीच में अपने एबिटा को रखेंगे, इन्होंने इसको फुलफिल किया है। पैट की बात कर ले तो पैट आया है अराउंड 4.3 करोड़ जो कि 373% है। एंड पैट की जो मार्जिन है वो 25% है। उसके साथ साथ इन्होंने अनाउंस किया है कि भाई इनकी जो फ्लीट है वो बेसिकली इन्होंने अब इस क्वार्टर में इनकी जो टोटल नंबर ऑफ फ्लीट्स है वो 155 to 158 के बीच में है। ठीक है, दिस इज द नंबर्स गिवन बाय मैनेजमेंट। एंड अगेन ये लोग इन्होंने अनाउंस किया कि ये लोग विंड एनर्जी में एंट्री करने जा रहे हैं। और विंड एनर्जी में जो क्रेन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो बेसिकली अभी जो इनकी फ्लीट है उससे ज़्यादा वाले एमटी की जो क्रेन्स है, मतलब और भी हेवी वेट उठाने वाले क्रेन्स की ज़रूरत है बेसिकली इनको विंड एनर्जी में जाने के लिए, जिसके लिए इनको अगर तगड़ा केपेक्स करना पड़ेगा। साथ इन्होंने प्लान्स ये भी अनाउंस किया कि ये लोग अपने कंपनी को साउथ ईस्ट एशिया, वही मतलब यूएई में एंड सऊदी अरब में ना एक्सपैंड कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। अगेन क्योंकि क्या है वहाँ पे बेसिकली ऑयल है, तो यस ऑब्वियसली तो दे आर गोइंग टू रेंट देयर क्रेन्स फॉर दिस ऑयल ड्रिलिंग कंपनीज, राइट। अच्छा, तो अब हम ऑर्डर बुक की बात कर लेते हैं। तो लास्ट क्वार्टर में इनकी ऑर्डर बुक 60-65 करोड़ की थी और इस बार इनकी ऑर्डर बुक जो है वो 70 to 75 करोड़ हो चुकी है। विच मीन्स कि इनका जो FY27 है, FY27 इज टोटली सिक्योर। मतलब इन्होंने जो बोल रहा है, ये जो बोल रहे हैं कि दे आर गोइंग टू डू 60-65 करोड़ का रेवेन्यू, तो इजीली हो जाएगा कि इस क्वार्टर में इनका जो ऑर्डर बुक है वो 70 करोड़ प्लस का है। तो बेसिकली 60 करोड़ तो अचीवेबल मुझे लग रहा है। इस क्वार्टर में इन्होंने 14 करोड़ का जो रेवेन्यू लेके आए हैं, उस बेसिस पे अगर हम देखें तो अब जो बैंक्स हैं ये अब रेडी है इनके 100% ऑफ केपेक्स को फाइनेंस करने के लिए। उनकी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गई है, 8% से 10% की हो गई है। यानी कि अब ये लोग डायरेक्टली बैंक से 100% लोन उठा करके ये लोग क्रेन खरीद सकते हैं, उसको रेंट पे चढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे उनको रेंट मिलते जाएगा वैसे वैसे बैंक को वो अपना जो लोन का EMI है वो भरते चलेंगे। ओके, एंड इससे क्या होगा ना कि इनके जो मार्जिन के ऊपर भी प्रेशर नहीं आएगा कि हाँ भाई, क्योंकि दे आर गेटिंग 100% ऑफ देयर क्रेन्स क्या कहते हैं लोन पे। ठीक है, तो ऑब्वियसली मार्जिन आर नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड, क्योंकि कंपनी साथ साथ ये भी चीज एड्रेस कर रही है कि अभी जो इनका एबिटा मार्जिन है विच इज अराउंड 60-65%, तो ये अभी ऐसा है क्योंकि इनका जो पूरा फ्लीट है वो पूरा नया है। बट गोइंग फॉरवर्ड जो इनका फ्लीट है उनको लगेगा, उनको मेंटेनेंस लगेगा, उनके बहुत सारे अलग अलग खर्चे बढ़ेंगे, अलग अलग पार्ट्स खराब हो जाएंगे, उनको रिपेयर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो इनका एबिटा मार्जिन है वो ग्रेजुअली नीचे गिरेगा और 65% से नीचे गिर कर 58 to 62% के बीच में इनका जो एबिटा मार्जिन है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। ओके, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उनका भी ऑर्डर दिया है। सो ईवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में क्या होता है ना कि आपको जो है वो अपफ्रंट ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, बट इनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत कम होता है। सो बेसिकली ये लॉन्ग रन में जाके इनके लिए फ़ायदेमंद ही साबित करेगा। ओके, जो इस अभी जो इनका डाउन टाइम है, ये बोलते हैं कि डाउन टाइम जो है उनका लेस देन 2% है। मतलब ऑलमोस्ट हर समय इनका जो फ्लीट है इनका 100% यूटिलाइजेशन होते रहता है। और साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि अगले 5 महीने में जितने भी नए सारे क्रेन्स आए हैं सबके सब अगेन यूटिलाइजेशन में चले जाएंगे, सबका सब डिप्लॉय कर दिया जाएगा इनके क्लाइंट्स को। ओके, तो एवरीथिंग इज वेरी गुड अबाउट दिस कंपनी। तो ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली देख सकते हो अभी का जो इनका रेवेन्यू है विच इज लास्ट ईयर का इट वाज 8। आप देख सकते हो कि कंपनी का मार्केट कैप जो है इट इज अराउंड 360 करोड़। ठीक है, एंड इनका जो ये रेवेन्यू बोल रहे हैं वो 60 करोड़ का कर लेंगे। ओके, बट इनका जो पैट इज अराउंड 4.3 करोड़। ठीक है, तो अगर हम 15 विच इज अराउंड 15% ऑफ, मतलब 15% का पैट मार्जिन होगा। तो अगर हम सेम 15% ऑफ पैट मार्जिन ले लेते हैं आने वाले दिनों में, तो आपका पैट बनता है अराउंड 15 करोड़। ठीक है, तो अगर हम इसका पी रेशियो निकालेंगे तो इट इज अराउंड 360 डिवाइड बाई 15 विच इज 24 का पी रेशियो बनता है।
ओके, एंड गोइंग फॉरवर्ड इनका पैट मार्जिन बढ़ेगा ही, बट सिंस हम अभी बेस केस कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसके जो एकदम 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 बेस लेवल का जो होना चाहिए, तो उस हिसाब से ही हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं वैल्यूएशन का, ठीक है। तो इनका पी आता है अराउंड 24। अब आपको देखना है कि भाई इनका 24 का पी आ रहा है, तो इनका जो ग्रोथ है, ग्रोथ परसेंटेज क्या है, ग्रोथ परसेंटेज अराउंड 100% का आप बेस केस पकड़ सकते हो। तो आपको बेसिकली 100% का जो ग्रोथ इंजन है ये आपको मिल रहा है 24 के पी में। ओके, विच कम्स अराउंड 0.2 0.3, ठीक है। तो अगर तो आपके मन में ऐसा आ सकता है कि भाई आजकल के ज़माने में तो कोई भी अच्छा स्टॉक को उठा के देख लो, तो उनका पिक रेशियो जो है वो हमेशा 0.8 1.2 1.3 रहता है, मतलब जनरली हाई पी में मिलता है। तो भाई ये स्टॉक लो पी में क्यों ट्रेंड करे? क्योंकि बेसिकली देखो, तो ये वाला स्टॉक है, मार्केट के पास इसका FY27 तक का विजिबिलिटी है, 28 तक का भी विजिबिलिटी है, बट 29 का विजिबिलिटी मार्केट के पास नहीं है। तो हो सकता है कि भाई लोगों को ऐसा लग रहा है, जो भी हमारे DIIs हैं या FIIs हैं या फिर और भी जो पब्लिक जिनके पास शेयर ऑपरेटर बोलते हैं हम लोग बेसिकली, तो उनको लग रहा है कि भाई अगर ये FY29 या FY30 का हमको विजिबिलिटी नहीं मिल रहा है, तो फिर हम इस कंपनी के पास क्यों जाए? हमारे पास तो और भी कंपनीज है जिसमें बहुत सारे टेलविंड्स है, बढ़िया विजिबिलिटी मिल रहा है मेरे को, तो मैं इस कंपनी के पास क्यों जाऊँ? तो बेसिकली यही सीन है इसका। तो ये अब डिसीजन पूरा पूरी आपके ऊपर है कि भाई अगर 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 मान लो कि मैनेजमेंट आगे चल के ये गाइडेंस दे देता है कि हाँ भाई अब हम FY29 to FY30 में भी इसी स्पीड को मेंटेन करते हुए या फिर इससे ज़्यादा स्पीड में ग्रो करेंगे, तो हो सकता है कि स्टॉक का पी का री रेटिंग हो जाए। या फिर अगर क्योंकि मैनेजमेंट बोलिए कि नवंबर वाले क्वार्टर में ये लोग गाइडेंस दे देंगे कि आने वाले FY28 FY29 FY30 में इनका कैसा क्या रिवेन्यू का एंड सब कुछ का सीन रहेगा। तो बस यही है। पूछो कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो बेसिकली सी व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट टेक ए स्मॉल पोजीशन, और मैं अगले क्वार्टर में देखूंगा कि भाई ये नंबर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ ये भी देखूंगा कि भाई आने वाले क्वार्टर्स के लिए इस कंपनी का गाइडेंस क्या है, कि ये भाई अपने पैट मार्जिन को लेकर, अपने बिटा मार्जिन को लेकर, और साथ ही साथ अपने रेवेन्यू को लेकर के क्या गाइडेंस दे रहे हैं, अपने फ्लीट को लेकर के क्या गाइडेंस दे रहे हैं, अपने एक्सपेंशन को लेकर के क्या गाइडेंस दे रहे हैं, एंड फिर यस उसी हिसाब से मैं इस कंपनी में एलोकेशन रखूंगा या बढ़ाऊंगा, या फिर पूरा पूरी मतलब बेच के भाई दूसरे कंपनी में उस पैसे को डाल दूंगा, क्योंकि यस दैट इज द गेम, एंड इसी तरीके से अपने लोगों को खेलते जाना है। सो या दैट्स इट, मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।